This is me Punesh Kumar Temre, and in today's class of design and analysis of algorithm, we have to go for the topic multi-stage graph example forward approach. So in earlier class, we have already discussed regarding what exactly multi-stage graph problem is, and in today's class, we have to go for the solving of one of the instance of multi-stage graph problem by using forward approach. So example is, consider the following multi-stage graph. Then compute shortest path from source vertex v1 to destination vertex v9 using forward approach of dynamic programming. Show all the computation. So here it is given that source vertex is v1 and destination vertex is v9. So first of all we have to see the multi-stage graph. In level 1 we have node 1. In level 2 we have two nodes, node number 2 and 3. In level 3 we have nodes 4, 5, 6. Level 4 node 7 and 8. Level 5 node number 9, and the graph is directed and all the directed edges along with edge weights are given as follows. Then it is given that by using forward approach of dynamic programming, by considering node 1 as a source vertex and by considering node 9 as a destination vertex, we have to compute the shortest path. So we have to go for the solution. So whenever we are applying a forward approach, at that time always we have to start with a source vertex and we have to finish with a destination vertex during path computation. तो जैसे कि हमें दिया है हमारा सोर्स वर्टेक्स है 1, therefore we have to start with node number 1 और destination है हमारा vertex 9, that's why we have to end up with destination vertex 9. और ये पाथ कंप्यूटेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो पाथ कंप्यूटेशन के वक्त नोड नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे यानी लेवल 1 से. Then we have to select one of the node from level 2. अब ये नोड नंबर 2 या 3 में से कोई एक नोड हो सकता है, तो दैट्स वाई हमें पता नहीं है, देयरफॉर फिलहाल हमने उसको एज एब्रीवेट करके रखा है नोड नंबर x. देन वी हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द नोड फ्रॉम लेवल 3. तो ये 4, 5 या 6 में से कोई एक नोड हो सकता है जिसको कि हमने बोला है नोड नंबर y. देन वी हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द नोड फ्रॉम लेवल नंबर 4. 7 या 8 में से कोई एक नोड होगा जिसको हमने बोल के रखा है z. एंड देन फाइनली वी हैव टू फिनिश विथ डेस्टिनेशन वर्टेक्स 9. तो इस तरीके से फॉरवर्ड अप्रोच में पाथ कंप्यूटेशन होगा जो कि लेवल 1 से स्टार्ट होगा, देन लेवल 2, देन लेवल 3, ऐसा करते करते हम लास्ट वाले लेवल तक के जाएंगे. देन बाय यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग वी हैव फॉरवर्ड अप्रोच एल्गोरिथम फॉर पाथ कंप्यूटेशन एज फॉलोज. तो पर्टिकुलरली एल्गोरिथम है एफ ग्राफ जी के एनपी और ये एल्गोरिथम हमारा टोटल 2 स्टेप में वर्क करेगा. पहला स्टेप जो रहेगा जहाँ पे हम प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे और प्री प्रोसेसिंग में हम सबसे पहले हर एक नोड के लिए कॉस्ट और डेस्टिनेशन वैल्यू यानी पेरेंट कैलकुलेट करेंगे, जबकि स्टेप नंबर 2 में हम शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करेंगे. और स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का हमारा सूडो कोड कुछ इस तरीके से है. तो आप देख सकते हैं सूडो कोड फॉर स्टेप 1 एंड देन वी हैव सूडो कोड फॉर स्टेप 2. तो इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को यूज करते हुए फॉरवर्ड अप्रोच से डायनामिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हुए हमें शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करना है. और शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करते वक्त फॉरवर्ड अप्रोच के लिए जो रिकर्सिव फंक्शन है वो रिकर्सिव फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके का रहेगा. कॉस्ट ऑफ आई जे विल बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ सी ऑफ जे कॉमा आर प्लस कॉस्ट ऑफ आई प्लस 1 कॉमा आर, वेयर आर बिलोंग्स टू वी आई प्लस 1 यानी नेक्स्ट लेवल से बिलोंग करना चाहिए, वेयर एच जे कॉमा आर शुड बिलोंग्स टू ई यानी हमारी एक एज होनी चाहिए. अब इसी रिकर्सिव फंक्शन को और एल्गोरिथम को यूज करते हुए हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. तो हियर we have to go for step 1 and step 1 is pre-processing. तो प्री प्रोसेसिंग का मतलब यह है कि हमें जितने भी नोट्स दिए हुए हर एक नोट के लिए कॉस्ट वैल्यू और डेस्टिनेशन वैल्यू कैलकुलेट करना है. एंड दैट्स व्हाई इस तरीके से हम कॉस्ट वैल्यू और डेस्टिनेशन वैल्यू कंप्यूट करेंगे. कॉस्ट वैल्यू और डेस्टिनेशन वैल्यू हमें हर एक नोट के लिए कैलकुलेट करना है. तो टोटल हमारे पास नोट्स जो है वो है 9 एंड दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे 9 रोज बना के रखे हुए हैं. गेटिंग इट? अब प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करते वक्त हम नोड नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे या नोड नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे. तो ध्यान दीजिएगा अप्रोच हमारा फॉरवर्ड है और फॉरवर्ड अप्रोच में हमेशा बैकवर्ड तरीके से हम प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं. तो बैकवर्ड तरीके से प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे इसका मतलब नोड नंबर 9 के लिए सबसे पहले कंप्यूटेशन परफॉर्म करेंगे, देन फॉर नोड नंबर 8, देन फॉर नोड नंबर 7 एंड फाइनली वी विल डू the cost and destination calculation for node number 1 at the end. तो इस हिसाब से हमें प्री प्रोसेसिंग के लिए जाना है. एंड दैट्स वाई वेरी फर्स्ट हमें जो कंप्यूटेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे
वो सबसे लास्ट वाली लेवल पे परफॉर्म करना पड़ेगा, और लास्ट लेवल जो है हमारा है लेवल 5, एंड देयरफॉर हियर वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन एट लेवल 5। तो लेवल 5 पे कौन सा नोड है हमारे पास नोड जो है वो है नोड नंबर 9, एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट फॉर नोड नंबर 9। तो कॉस्ट फॉर नोड नंबर 9 के कॉस्ट को हमने कुछ इस तरीके से लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ 5,9, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ नोड नंबर 9 विच इज सिचुएटेड एट लेवल नंबर 5, यानी कॉस्ट ऑफ लेवल नंबर फॉलोड बाय नोड नंबर, इस तरीके से हमने लिखा है। तो जनरली जब हम फॉरवर्ड अप्रोच से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वेरी फर्स्ट लास्ट वाला नोड जो रहता है उसकी कॉस्ट को हमें 0 से इनिशियलाइज करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई कॉस्ट ऑफ 5,9 विल बी इक्वल टू 0, और इस वैल्यू को भी हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 5,9 इज इक्वल टू 0 हमने स्टोर करके रखा है। देन वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन एट लेवल 4। तो अभी हम लेवल 4 पे जाएंगे। लेवल 4 पे हमारे पास दो नोड्स हैं, नोड नंबर 8 एंड नोड नंबर 7। तो अल्गोरिथमिकली अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त 9 से डिक्रीमेंट वाला नंबर जो रहेगा वो रहेगा 8, इसलिए सबसे पहले नोड नंबर 8 के लिए हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है, और बाद में नोड नंबर 7 के लिए हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों नोड के लिए कॉस्ट कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए रिकर्सिव रिलेशन जो है वो हमारा इस तरीके का है, कॉस्ट ऑफ आई कॉमा जी विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ C of j comma r plus cost of I plus 1 comma r, where r belongs to vi plus 1 and j comma r belongs to j। अब इसका मतलब क्या है, किसी नोड के लिए अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस नोड को हमने बोला है i कॉमा j, i का मतलब लेवल नंबर, j का मतलब नोड नंबर, विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ C of j comma r, यानी जिस नोड की हम बात कर रहे हैं, जिस नोड के लिए हम कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हैं वो वाला नोड तो हमारा हो गया j, तो उस j से नेक्स्ट लेवल पे ऐसे कितने नोड्स है जिसको कि हम आर बोलेंगे जहां पे हम जा सकते हैं। तो ऐसे जो नोड्स होंगे उनको हम बोलेंगे आर, और आर के अगर मल्टीपल वैल्यूज अगर होंगे तो फिर मल्टीपल वैल्यूज के लिए हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने बोला है आर बिलोंग्स टू वी आई प्लस 1, यानी आर शुड बी अ नोड विच शुड बिलोंग्स टू हायर लेवल, उसके नेक्स्ट वाले लेवल से बिलोंग करने वाला नोड हमें होना चाहिए, प्लस जिस भी नोट की हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल की उस नोट की कॉस्ट को हम ऐड करेंगे, गेटिंग इट। इस तरह का हमारे पास में ये फंक्शन दिया हुआ है, और इसी फंक्शन को यूज करते हुए अभी सबसे पहले हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे नोड नंबर 8 के लिए। तो नोड नंबर 8 के लिए जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये कॉस्ट कंप्यूटेशन किस तरीके का होगा, कॉस्ट ऑफ आई, आई का मतलब लेवल नंबर, तो नोड नंबर 8 का लेवल नंबर क्या होगा 4, इसलिए ये वैल्यू क्या बन जाएगा कॉस्ट ऑफ 4,8। तो आप ध्यान दीजिए आई की वैल्यू डाल दी हमने 4, जे की वैल्यू डाल दी हमने 8, विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ, अब 8 से उसके नेक्स्ट लेवल पे ऐसे कितने नोड है जहां पे हम जा सकते हैं, तो 8 से उसकी नेक्स्ट लेवल यानी कौन सी होगी लेवल 5, तो लेवल 5 पे एक ही नोड पे हम जा सकते हैं, दैट इज नोड नंबर 9, एंड दैट्स वाई हमारे पास आर की एक ही पॉसिबल वैल्यू रहेगी, और जब एक ही पॉसिबल वैल्यू है तो मिनिमम कंप्यूट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ओनली एक ही वैल्यू कंसीडर करते हुए हमें कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, एंड दैट्स व्हाई आर की पॉसिबल वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी 9। तो अभी क्या हो जाएगा ये कॉस्ट ऑफ 4,8 विल बी इक्वल्स टू सी ऑफ जे, जे का मतलब है जिस नोड के लिए हमें कंप्यूटेशन परफॉर्म करना है, तो किस नोड के लिए कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम 8 के लिए, तो सी ऑफ 8 आर, आर का मतलब नेक्स्ट लेवल का नोड कौन सा है 9, इसलिए ये वैल्यू होगा सी ऑफ 8,9 प्लस कॉस्ट ऑफ आई प्लस 1, अभी आई कितना है आपका 4, तो आई प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 कॉमा आर, आर का मतलब हो जाएगा 9, इसलिए जब हम कॉस्ट ऑफ 8 के लिए इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारा इस तरीके का होगा, कॉस्ट ऑफ 4,8 इज इक्वल टू सी ऑफ 8 आर प्लस कॉस्ट ऑफ 5 आर। तो ध्यान दीजिए कॉस्ट ऑफ 4,8, 4 यानी लेवल नंबर 4 नोड नंबर 8, सी ऑफ 8 आर, तो सिंपली जे की वैल्यू हमने 8 यहाँ पे सब्सटीट्यूट की है, और आई की वैल्यू 4 थी इसलिए आई प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हमने स्टोर करके रखा हुआ है। अब आर यानी क्या, तो आर का मतलब होगा आर बिलोंग्स टू वी आई प्लस 1, यानी नेक्स्ट लेवल पे ऐसे कितने नोड्स है जहां पे हम पहुंच सकते हैं फ्रॉम करंट नोड, तो करंट नोड कौन सा हमारा 8 से नेक्स्ट लेवल पे ऐसे कितने नोड है जहां पे हम जा सकते हैं, दैट इज ओनली 9, एंड दैट्स व्हाई आर की एक ही पॉसिबल वैल्यू रहेगी, that is 9, therefore only one value of r is possible, that is r is equals to 9। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम r की वैल्यू 9 पुट अप कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, तो कॉस्ट ऑफ 4,8 इज इक्वल टू सी ऑफ 8,9 प्लस कॉस्ट ऑफ 5,9। अब सी ऑफ 8,9 का मतलब क्या है,
सी ऑफ 8,9 का मतलब है जो आपके पास एज है 8 to 9 उसका वेट। तो 8 to 9 का वेट कितना है 3, इसलिए 3 वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। प्लस कॉस्ट ऑफ 5,9, 5,9 का मतलब क्या है, नोड नंबर 9 के लिए जो हमने कॉस्ट कैलकुलेट किया, इसके प्रीवियस वाले लेवल पे हमने कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हुए कॉस्ट ऑफ 5,9 इज इक्वल टू 0 कंप्यूट किया था, उस वैल्यू को हमें यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू बन जाएगा 3 प्लस 0 फॉर आर इज इक्वल टू 0। इसलिए कॉस्ट ऑफ 4,8 का वैल्यू जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 3। अब इस वैल्यू को हमें स्टोर कर देना है एंड दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ 4,8 इज इक्वल टू 3 हमने स्टोर कर दिया। अब किस पर्टिकुलर आर के लिए वैल्यू मिला है हमें, 9 के लिए, इसलिए अभी इस 9 को डिस्टेंस ऑफ 4,8 करके हम स्टोर कर देंगे। तो डिस्टेंस ऑफ 4,8 विल बी इक्वल टू 9। तो इस वैल्यू को हम डिस्टेंस ऑफ 4,8 करके स्टोर कर देंगे। गेटिंग इट? तो इन दिस वे वी हैव डन द कंप्यूटेशन एट लेवल 4 फॉर नोड नंबर 8। नाउ वी हैव टू गो फॉर नोड नंबर 7। अब नोड नंबर 7 के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 4,7 विल बी इक्वल टू, अब 7 से नेक्स्ट लेवल पे अगर आप जा रहे हो तो ऐसे कितने नोड है जहां पे आप जा सकते हो, ओनली 9 पे जा सकते हो। एंड दैट्स वाई आर की फिर से एक ही वैल्यू पॉसिबल रहेगी, दैट इज आर इज इक्वल टू 9। और उस हिसाब से इस इक्वेशन में आर इज इक्वल टू 9 अगर पुटअप कर देंगे तो इक्वेशन बनेगा कॉस्ट ऑफ 4,7 विल बी इक्वल टू सी ऑफ 7 to 9 प्लस कॉस्ट ऑफ 5,9। अब सी ऑफ 7 to 9 कितना है, इट इज 7, इसलिए हमने यहाँ पे 7 को पुटअप कर दिया। कॉस्ट ऑफ 5,9 कितना है 0, तो 7 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। एंड दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ 4 to 7 हमें मिल जाएगा 7 फॉर आर इज इक्वल टू 9। तो कॉस्ट ऑफ 4 to 7 इस पर्टिकुलर वैल्यू को अभी हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। और आर के लिए 9 के लिए वैल्यू मिला इसलिए उसको डिस्टेंस वैल्यू करके हम स्टोर करके रख देंगे। तो डिस्टेंस ऑफ 4,7 इज इक्वल टू 9 रहेगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। गेटिंग इट? तो इन दिस वे वी हैव परफॉर्म the computation at level 4 and now we have to go to level 3. तो now we have to go for computation at level 3। तो लेवल 3 पे अभी हमारे पास 3 नोट्स है 4, 5 एंड 6। तो डिक्रीमेंटिंग ऑर्डर में हमें करना है यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन रहेगा सबसे पहले 6, इसलिए सबसे पहले कॉस्ट या कंप्यूटेशन जो परफॉर्म होंगे दैट विल बी फॉर नोड नंबर 6, देन फॉर नोड नंबर 5 एंड देन फॉर नोड नंबर 4। तो अभी हम जाएंगे 6 के लिए। तो 6 के लिए जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इस कॉस्ट को क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ 3,6। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं रिकर्सिव रिलेशन, तो हमारा रिकर्सिव रिलेशन सेम रिकर्सिव रिलेशन रहेगा जो कि हमने लेवल 4 के लिए यूज किया था। एंड विद दिस इक्वेशन अगर अभी हम नोड नंबर 6 के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करते तो इट विल बिकम कॉस्ट ऑफ 3,6 विल बी इक्वल टू सी ऑफ 6, आर प्लस कॉस्ट ऑफ 4, आर। अब नोड नंबर 6 से ऐसे कितने नोड है जहां से आप उसके हाईएस्ट लेवल पे जा सकते हो। तो नेक्स्ट लेवल पे आप नोड नंबर 7 पे जा सकते हो और आप नोड नंबर 8 पे जा सकते हो। तो आर के दो पॉसिबल वैल्यूज रहेंगे, दैट इज 7 and 8, and that's why here we have two values of r are possible, r is equals to 8 and r is equals to 7. So therefore by considering r is equals to 8, first we have to compute the cost of 3,6, then by considering r is equals to 7 we have to compute cost of 3,6, और दोनों में से जो मिनिमम रहेगा that will be treated as a final cost of 3,6। इसलिए पहले r इज इक्वल टू 8 के लिए अगर हम कैलकुलेट करते तो इट विल बिकम कॉस्ट ऑफ 3,6 इज इक्वल टू सी ऑफ 6,8 प्लस कॉस्ट ऑफ 4,8। तो सिंपली जब हम 8 कंसीडर कर रहे हैं तो सी ऑफ 6 to 8 प्लस कॉस्ट ऑफ 4,8। नाउ व्हाट इज सी ऑफ 6 to 8, दैट इज 2 प्लस कॉस्ट ऑफ 4 to 8 अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज 3। and that's why cost of 3,6 will be equals to 5 for r is equals to 8. Then by considering r is equals to 7 we have to compute the values. तो for r is equals to 7 अगर हम values calculate करते तो it will become c of 6,7 plus cost of 4,7. Now c of 6,7 कितना है 6 and cost of 4,7 कितना है 7, तो 6 plus 7 will be equals to 13। अब ये दोनों में से मिनिमम वैल्यू हमें देखना पड़ेगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज ए फाइनल वैल्यू। एंड देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3,6 अगर कैलकुलेट करते तो मिनिमम ऑफ 5,13 लेना पड़ेगा, और मिनिमम ऑफ 5,13 कितना है 5। तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज ए फाइनल कॉस्ट ऑफ 3,6 एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू वी हैव टू स्टोर। तो कॉस्ट ऑफ 3,6 इज इक्वल टू 5, इस पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब ये वैल्यू किस पर्टिकुलर आर के लिए मिला,
r इज इक्वल टू 8 के लिए मिला, इसके लिए हम इसको डिस्टेंस वैल्यू करके स्टोर कर देंगे। तो डिस्टेंस ऑफ 3,6 विल बी इक्वल टू 8। तो डिस्टेंस ऑफ 3,6 विल बी इक्वल टू 8, इस तरीके से हमने स्टोर कर दिया। तो इन दिस वे वी हैव डन द फर्स्ट कंप्यूटेशन फॉर नोड नंबर 6। सेकंड वी हैव टू गो फॉर नोड नंबर 5। तो भी नोड नंबर 5 के लिए इक्वेशन बनेगा कॉस्ट ऑफ 3,5 इज इक्वल टू सी ऑफ 5,r प्लस कॉस्ट ऑफ 4,r। अब देखिए नोड नंबर 5 से नेक्स्ट लेवल पे आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो नोड नंबर 5 से आप 7 पे जा सकते हैं और 8 पे जा सकते हैं। तो r के दो पॉसिबल वैल्यूज रहेंगे, दैट इज r इज इक्वल टू 8 एंड r इज इक्वल टू 7। तो बाय कंसीडरिंग r इज इक्वल टू 8 अगर हम कैलकुलेट करते तो हमारे कंप्यूटेशन कुछ इस तरीके से रहेंगे एंड वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ 3,5 इज इक्वल टू 5। जबकि बाय कंसीडरिंग r इज इक्वल टू 7 अगर हम कंप्यूटेशन परफॉर्म करेंगे तो कॉस्ट ऑफ 3,5 विल बी इक्वल टू 13। अब दोनों में से मिनिमम कौन है, फिर से 5 है एंड दैट्स माय फाइनल कॉस्ट जो रहेगा 3,5 विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ 5,13 दैट विल बी इक्वल टू 5। तो कॉस्ट ऑफ 3,5 विल बी इक्वल टू 5 हमने स्टोर कर दिया। और किस r के लिए मिनिमम वैल्यू मिला है, 8 के लिए, एंड दैट्स वाई डिस्टेंस ऑफ 3,5 इज इक्वल टू 8। इस पर्टिकुलर वैल्यू को हमें स्टोर करना पड़ेगा, जो कि अभी हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। गेटिंग इट? देन वी हैव टू गो फॉर नोड नंबर 4। तो अभी नोड नंबर 4 के लिए जाते हैं। तो कॉस्ट जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 3,4 विल बी इक्वल टू सी ऑफ 4,r प्लस कॉस्ट ऑफ 4,r। अब देखिए कि नोड नंबर 4 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे। एक तो जा सकते हैं आप नोड नंबर 7 पे, या फिर जा सकते हैं आप नोड नंबर 8 पे। तो r के दो पॉसिबल वैल्यूज है, 8 एंड 7। तो दैट्स वाई r इज इक्वल टू 8 एंड r इज इक्वल टू 7 दो वैल्यूज पॉसिबल है। सिंपली r इज इक्वल टू 8 और 7 दोनों अलग अलग पुट करके हमें वैल्यूज कैलकुलेट करना है। तो r इज इक्वल टू 8 अगर कंसिडर करते हैं तो वी आर गेटिंग कॉस्ट ऑफ 3,4 विल बी इक्वल टू सी ऑफ 4,8 प्लस कॉस्ट ऑफ 4,8 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट 7। जबकि r इज इक्वल टू 7 जब हम कंसीडर करेंगे तो ये वैल्यू मिल रहा है कॉस्ट ऑफ 3,4 इज इक्वल टू 1 प्लस 7। तो वी आर गेटिंग इट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा वीडियो पॉज कीजिएगा और ये वैल्यूज कंफर्म कीजिएगा, प्रॉपर कंप्यूटेशन परफॉर्म करो, देन वेरीफाई द वैल्यूज कि हमने करेक्ट तरीके से कंप्यूट किया है या नहीं। अब हमें फाइंड आउट करना है फाइनल कॉस्ट ऑफ 3,4। तो फाइनल कॉस्ट ऑफ 3,4 जो रहेगा दैट विल बी द मिनिमम अमॉन्ग 7 एंड 8। तो 7 और 8 में से मिनिमम कौन है, 7। और ये 7 किसके लिए मिल रहा है, r इज इक्वल टू 8। इसलिए कॉस्ट ऑफ 3,4 विल बी इक्वल टू 7, जो कि हमने यहाँ पे स्टोर किया। एंड कॉस्ट ऑफ 3,4 के बाद डिस्टेंस ऑफ 3,4 r इज इक्वल टू 8 के लिए मिला है, इसलिए डिस्टेंस ऑफ 3,4 विल बी इक्वल टू 8। इस तरीके से हमने कंप्यूट कर दिया। So now we have done all the computation at level number 3 and now we have to go to level 2. अभी जा रहे हैं हम लेवल नंबर 2 के लिए। लेवल नंबर 2 में डिक्रीजिंग ऑर्डर में नोड्स कौन से 3 और 2। तो सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे नोड नंबर 3 के लिए। तो फिर से हमारा रिकर्सिव रिलेशन जो रहेगा वो सेम रहेगा जो कि हमने लेवल 3 या लेवल 4 में यूज किया था। तो रिकर्सिव रिलेशन हमारा सेम है। और अभी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे एट नोड नंबर 3। तो नोड नंबर 3 के लिए कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ 2,3, यानी लेवल नंबर 2 नोड नंबर 3 विल बी इक्वल टू सी ऑफ 3,r। r यानी नोड नंबर 3 से हाईएस्ट लेवल पे जहां जहां आप जा सकते हैं। तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं, 5 पे जा सकते हैं और 6 पे जा सकते हैं। एंड दैट्स वाई r के 3 डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल है, r इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 4। तो अभी हमें क्या करना है, r इज इक्वल टू 6, 5 एंड 4 कंसीडर करते हुए तीनों के लिए कॉस्ट ऑफ 2,3 अलग अलग कंप्यूट करना है। तो वेरी फर्स्ट फॉर r इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 6 के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ 2,3 हमें जो मिल रहा है दैट विल बी इक्वल टू 8 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 13। then we have to compute the value for r is equals to 5। तो r is equals to 5 के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो you will get cost of 2,3 will be equals to cost of 3,5 plus c of 3,5। और सिंपली c of 3,5 की अगर आप वैल्यू देखोगे तो इट इज 5 एंड कॉस्ट ऑफ 3,5 की वैल्यू अगर देखोगे तो इट इज 5। तो इस तरीके से टोटल अगर आप कंप्यूट करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 10। नाउ वी हैव टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ 2,3 फॉर r इज इक्वल टू 4। तो r इज इक्वल टू 4 के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2,3 विल बी इक्वल टू c ऑफ 3,2,4 प्लस कॉस्ट ऑफ 3,4। अब c ऑफ 3,2,4 कितना है, तो c ऑफ 3,2,4 जो है दैट इज 6, इसलिए 6 लेंगे और कॉस्ट ऑफ 3,4 आपको लेना पड़ेगा, इट विल बी इक्वल टू 7।
तो देयरफॉर दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 13। अब फाइनल कॉस्ट ऑफ 2,3 जब कैलकुलेट करना है तो तीनों में से मिनिमम लेना पड़ेगा, एंड दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ 2,3 विल बी इक्वल्स टू मिनिमम अमॉन्ग 13, 10 एंड 13। तो सब में से मिनिमम कौन आ रहा है? 10। तो देयरफॉर वैल्यू विल बी फाइनलाइज एंड 10, and we are getting this value for r is equals to 5, and therefore final cost of 2,3 will be equals to 10। और किस r के लिए मिनिमम वैल्यू मिला है हमें? r is equals to 5 के लिए, तो उसको हम डिस्टेंस वैल्यू बोल देंगे। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ 2,3 अगर आप देखोगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 5, जो कि अभी हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। गेटिंग इट? तो ये हमने फर्स्ट कंप्यूटेशन परफॉर्म किया लेवल नंबर 2 पे। नाउ वी हैव टू गो टू नेक्स्ट नोड एट लेवल 2, दैट इज नोड नंबर 2। तो अभी नोड नंबर 2 के लिए जाते हैं। नोड नंबर 2 के लिए कॉस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू कॉस्ट फॉर लेवल 2 नोड 2, इट विल बी इक्वल्स टू नोड नंबर 2 से नेक्स्ट लेवल पे कहाँ जा सकते हैं आप? कहाँ जा सकते हैं? 4 पे जा सकते हैं और 8 6 पे जा सकते हैं, एंड दैट्स वाई टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर आर पॉसिबल। आर इज इक्वल्स टू 6 एंड आर इज इक्वल्स टू 4। तो बाय कंसीडरिंग आर इज इक्वल्स टू 6 एंड आर इज इक्वल्स टू 4, कॉस्ट ऑफ टू को हमें अलग अलग कंप्यूट करना है। तो फर्स्ट फॉर आर इज इक्वल्स टू 6, वैल्यू अगर हम पुट अप कर देते हैं आर इज इक्वल्स टू 6, तो इक्वेशन बन रहा है कॉस्ट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू सी ऑफ 2,6 प्लस कॉस्ट ऑफ 3,6। तो सी ऑफ 2,6 अगर आप देखोगे तो सी ऑफ 2,6 आपको दिखेगा यहाँ पे 3, एंड कॉस्ट ऑफ 3,6 अगर आप देखते हो तो कॉस्ट ऑफ 3,6 विल बी इक्वल्स टू 5। तो फाइनल वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ 2,2 विल बी इक्वल्स टू 8। देन वी हैव टू कंप्यूट इट फॉर आर इज इक्वल्स टू 4। r इज इक्वल्स टू 4 के लिए वैल्यू बन रहा है कॉस्ट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू सी ऑफ 2 प्लस कॉस्ट ऑफ 3 अब सी ऑफ 2 कितना है? तो सी ऑफ 2 है आपका 3, एंड सी ऑफ 3,4 अगर देख रहे हैं तो इट इज 7। दोनों का एडिशन हम परफॉर्म कर देंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 10। तो आपको एक वैल्यू मिल रहा है 8 और दूसरा वैल्यू मिल रहा है 10। फाइनल वैल्यू जो रहेगा दोनों में से मिनिमम रहेगा, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी मिनिमम अमॉन्ग 8, 10। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू 8। तो फाइनल वैल्यू जो रहेगा कॉस्ट ऑफ 2 का वो रहेगा 8, जो कि अभी हमने यहाँ पे स्टोर करके रखा है। और ये मिनिमम मिल रहा है हमें आर इज इक्वल्स टू 6 के लिए, इसलिए डिस्टेंस ऑफ 2 जो रहेगा दैट विल बी 6, जो कि अभी हमने यहाँ पे स्टोर करके रखा है। तो इन दिस वे वी हैव डन द कंप्यूटेशन एट लेवल 2, एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन एट लेवल 1। तो नाउ कंप्यूटेशन एट लेवल 1 के लिए कंप्यूटेशन के लिए फिर से रिकर्सिव रिलेशन हमारा सेम है, और इस रिकर्सिव रिलेशन को यूज करते हुए कॉस्ट ऑफ 1,1 अगर अभी हम कंप्यूट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ 1,1 विल बी इक्वल टू सी ऑफ 1,r प्लस कॉस्ट ऑफ 2,r। इसका मतलब कि r यानी वो वाली वैल्यू रहेगी जो कि नोड नंबर 1 से हम नोड लेवल नंबर 2 पे जाने वाले जो जितने भी पॉसिबल नोड्स रहेंगे। तो कितने पॉसिबल नोड्स हैं? एक तो नोड नंबर 2 और दूसरा नोड नंबर 3 है, इसलिए r के दो अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज है, दैट इज 2 एंड 3। तो r इज इक्वल टू 3 के लिए सबसे पहले हम कंप्यूट कर लेते हैं, देन r इज इक्वल टू 2 के लिए। तो r इज इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू अगर कैलकुलेट करते तो कॉस्ट ऑफ 1,1 विल बिकम c ऑफ 1,3 प्लस कॉस्ट ऑफ 2,3, और वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये वैल्यू बन रहा है कॉस्ट ऑफ 1,1 विल बी इक्वल टू 12। जबकि r इज इक्वल टू 2 अगर हम कंसीडर करते हैं तो कॉस्ट ऑफ 1,1 अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू c ऑफ 1,2 प्लस कॉस्ट ऑफ 2,2। अब c ऑफ 1,2 का वैल्यू देख लो, इट विल बी इक्वल टू 5, एंड कॉस्ट ऑफ 2,2 का वैल्यू अगर देखते हो तो इट विल बी इक्वल टू 8। तो इट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 8 दैट इज 13। अब हमें फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि दोनों में से मिनिमम रहेगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ 1,1 जो रहेगा दैट विल बी मिनिमम अबाउट 12 एंड 13। तो दोनों में से कम कौन सा है? 12, एंड दैट्स व्हाई फाइनल वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा 12। इसलिए कॉस्ट ऑफ 1,1 अगर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ 1,1 जो रहेगा वो रहेगा आपका 12, एंड डिस्टेंस ऑफ 1,1 अगर आप देखोगे तो किस पर्टिकुलर आर के लिए मिनिमम मिल रहा है हमें? 3 के लिए, इसलिए वैल्यू रहेगा 3। गेटिंग इट? तो इन दिस वे वी हैव डन द कंप्यूटेशन एट लेवल 1, एंड फाइनली अगर हम स्टेप 1 के बाद का आउटपुट अगर देखेंगे जहां पे कि हमने प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म किया था, तो प्री प्रोसेसिंग के बाद हर एक वर्टाइसिस की कॉस्ट अगर हम कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कुछ इस तरीके से मिले, जबकि डिस्टेंस वैल्यूज हमारे पास कुछ इस तरीके से मिले। गेटिंग इट? अभी इसी डिस्टेंस वैल्यूज को यूज करते हुए हमें स्टेप नंबर 2 परफॉर्म करना है और शॉर्टेस्ट पाथ हमें कंप्यूट करना है। तो नाउ वी हैव टू गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 इज अबाउट द कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। तो जब हम शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूटेशन के लिए जाएंगे तो हमें जो सूडो कोड एग्जीक्यूट करना है वो रहेगा हमारा एल्गोरिदम का लाइन नंबर 6 to 9, यानी p of 1 to 1, p of k to n
for j is equals to 2 to k minus of 1 do p of j will be equals to d of p of j minus of 1. तो शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करते वक्त वेरी फर्स्ट हमें नोड नंबर 1 से स्टार्ट करना है एंड दैट्स व्हाई p of 1 विल बी इक्वल्स टू 1. फाइनल नोड जो रहेगा वो रहेगा हमारा नोड नंबर 9 जो कि लास्ट वाले लेवल से रहेगा. दैट्स व्हाई p of 5 विल बी इक्वल्स टू नोड नंबर 9. तो ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करते वक्त हमारा सोर्स क्या रहेगा और हमारा डेस्टिनेशन क्या रहेगा. और शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करते वक्त जब हम फॉरवर्ड अप्रोच यूज करते हैं इसका मतलब लेवल 1 के बाद लेवल 2, लेवल 2 के बाद लेवल 3, लेवल 3 के बाद लेवल 4, इस तरीके से हमें शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करना है. एंड दैट्स व्हाई नाउ वी हैव टू गो टू लेवल 2. इसलिए आप देख सकते हो आपका फॉर लूप जो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है वो फॉर j इज इक्वल टू 2 टू k माइनस ऑफ 1 यानी सेकंड वाली लेवल से लास्ट वाली लेवल तक की एग्जीक्यूट हो रहा है. और जब जब हम इस पर्टिकुलर फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे तो एवरी टाइम उस पर्टिकुलर लेवल से एक पर्टिकुलर नोड को फाइनलाइज करने वाले जो कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ देने वाला है. एंड दैट्स व्हाई नाउ वी हैव टू गो टू लेवल 2. तो लेवल 2 में फॉर j इज इक्वल टू 2 वी हैव टू एग्जीक्यूट p of j will be equals to d of p of j minus of 1. तो j की वैल्यू 2 पुट अप अगर कर देते तो p of 2 will become d of p of 2 minus of 1. that will be equals to p of 2 is equals to d of p of 1 और p of 1 कितना है 1 and that's why p of 2 will be equals to d of 1. अब d of 1 को हम कैसे लिख सकते हैं. d of 1 का मतलब है डिस्टेंस ऑफ नोड नंबर 1. तो डिस्टेंस ऑफ नोड नंबर 1 को हमने सिंपली नोड नंबर के फॉर्म में ना लिखते हुए नोड लेवल नंबर फॉलोड बाय नोड नंबर इस तरीके से लिखा है. एंड दैट्स व्हाई नोड नंबर 1 कौन सी लेवल से बिलोंग करता है लेवल 1 से. एंड दैट्स व्हाई p ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू d ऑफ 1, 1 इस तरीके से हम d ऑफ 1 को लिख सकते हैं. तो अभी d ऑफ 1, 1 यानी क्या है. तो d ऑफ 1, 1 का वैल्यू है 3 एंड देयरफॉर p ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू 3. तो p ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू 3 का मतलब है लेवल 2 से हम नोड नंबर 3 को शॉर्टेस्ट पाथ के लिए फाइनलाइज करने वाले हैं. इसलिए हमारा शॉर्टेस्ट पाथ अप टू लेवल 2 कुछ इस तरीके का बनेगा. गेटिंग इट. देन वी हैव टू गो टू लेवल 3 दैट इज फॉर j इज इक्वल्स टू 3. j इज इक्वल्स टू 3 के लिए जब हम जाएंगे तो p ऑफ 3 विल बी इक्वल्स टू d ऑफ p ऑफ 3 माइनस ऑफ 1. अब p ऑफ 3 माइनस 1 यानी p ऑफ 2 हो जाएगा. तो p ऑफ 3 विल बी इक्वल्स टू d ऑफ p ऑफ 2. अब p ऑफ 2 अभी थोड़ी देर पहले हमने कंप्यूट किया था दैट वाज 3. तो सिंपली 3 को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इट विल बिकम p ऑफ 3 विल बी इक्वल्स टू d ऑफ 3. अब d ऑफ 3 को हम कैसे लिख सकते हैं. तो d ऑफ 3 को हम लिख सकते हैं लेवल नंबर फॉलोड बाय नोड नंबर. तो नोड नंबर 3 कहां से बिलोंग करता है लेवल 2 से. एंड दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं p ऑफ 3 विल बी इक्वल्स टू d ऑफ 2, 3. अब d ऑफ 2, 3 वैल्यू हमारे पास स्टोर है दैट इज 5. इसका मतलब p ऑफ 3 विल बिकम 5 यानी लेवल 3 से हम नोड नंबर 5 को फाइनलाइज करने वाले हैं. एंड दैट्स व्हाई नोड नंबर 5 विल गेट फाइनलाइज. गेटिंग इट. देन वी हैव टू गो टू नेक्स्ट लेवल दैट इज लेवल 4. देयरफॉर फॉर j इज इक्वल्स टू 4. j इज इक्वल्स टू 4 के लिए जब जाएंगे तो लाइन बनेगा p ऑफ 4 विल बी इक्वल्स टू d ऑफ p ऑफ 4 माइनस 1. इट इज नथिंग बट p ऑफ 4 विल बी इक्वल्स टू d ऑफ p ऑफ 3 और p ऑफ 3 अभी अभी कंप्यूट किया था दैट इज 5 एंड दैट्स व्हाई इट विल बिकम p ऑफ 4 विल बी इक्वल्स टू d ऑफ 5. अब d ऑफ 5 को कैसे लिख सकते हैं. तो d ऑफ 5 को हम लिख सकते हैं 5 बिलोंग करता है लेवल 3 से इसलिए p ऑफ 4 विल बी इक्वल्स टू d ऑफ 3, 5. अब d ऑफ 3, 5 कितना है. तो d ऑफ 3, 5 विल बी इक्वल्स टू 8 एंड दैट्स व्हाई फ्रॉम लेवल नंबर 4 जिस पर्टिकुलर नोड को हमें फाइनलाइज करना है दैट विल बी इक्वल्स टू नोड नंबर 8. इसलिए हम लेवल 4 से नोड नंबर 8 फाइनलाइज कर देंगे और लेवल 5 से ऑलरेडी हमने नोड नंबर 9 को फाइनलाइज किया हुआ है. इसलिए हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कुछ इस तरीके से बनेगा. गेटिंग इट. तो आउटपुट आफ्टर स्टेप नंबर 2 की अगर बात करेंगे तो इस तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ हमें मिला है 1 to 3, 3 to 5, 5 to 8 और 8 to 9. और पाथ कंप्यूट करने का तरीका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस फैशन में था एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर अप्रोच इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड अप्रोच. अभी शॉर्टेस्ट पाथ अगर हम बोलेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम V1 टू डेस्टिनेशन वर्टेक्स V9 जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 13589 और शॉर्टेस्ट पाथ की कॉस्ट या लेंथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी गिवन बाय कॉस्ट ऑफ 1, और कॉस्ट ऑफ 1, कितना मिला है 12 एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ विल बी इक्वल टू 12. अभी इस चीज को हम यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं 1 to 3 देन 3 to 5, 5 to 8 एंड देन 8 to 9. तो आप देख सकते हैं 2 plus 5, 7 plus 2 that is 9 and 9 plus 3 that will be equals to 12. That's why we are getting the shortest path length will be equals to 12. Here we have one assignment problem. Consider the following multi-stage graph, then compute the shortest path from vertex V1 to destination vertex V12 using forward approach of dynamic programming.
यू हैव टू शो ऑल द कंप्यूटेशन। तो इस तरीके का एक मल्टी स्टेज ग्राफ दिया हुआ है, and then it is asked to compute the shortest path from vertex v1 to vertex v12 by using forward approach. So whatever the input I have provided to you in this video, by using that you have to compute the shortest path for this assignment problem. So this was all about what is multi-stage graph and how does we can compute shortest path in multi-stage graph by using forward approach of dynamic programming. Thank you.